कविता थपलियाल, सीएनबीसी आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम पहला कदम में आप सभी का स्वागत है। पिछले कई एपिसोड से हम चर्चा कर रहे हैं इंश्योरेंस पर और उम्मीद है कि इंश्योरेंस से जुड़ी कई जानकारियां आपको मिल गई होंगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप हमें लिख सकते हैं सीएनबीसी आवाज के फेसबुक पेज पर या फिर हमारी वेबसाइट pehlakadam.in पर। आप एसएमएस के जरिए भी अपना संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। केवल इंश्योरेंस ही नहीं बल्कि निवेश से जुड़ी कोई भी जानकारी आप चाहते हो, कोई भी सवाल हो आपका, तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इंश्योरेंस की ही और नए टॉपिक्स से शुरुआत करते हैं। एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, हम लगातार इंश्योरेंस पर बात कर रहे हैं पहला कदम के पिछले कुछ एपिसोड्स में। आज बात करेंगे टर्म कवर की, जो कि एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस ही है। बिल्कुल। बाकी इंश्योरेंस प्लान्स जो होते हैं वो मिक्स हैं, जिसमें इंश्योरेंस भी होता है और निवेश का कंपोनेंट भी होता है। बिल्कुल। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस चाहिए तो फिर टर्म प्लान है। और टर्म प्लान की बार बार हम रिकमेंडेशन क्यों करते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि लंबे पीरियड के लिए बड़ा सम अश्योर अगर आपको करना हो, बड़ी पॉलिसी लेनी हो और कम प्रीमियम देनी हो, तो ये तीन बड़े फायदे हैं टर्म इंश्योरेंस के जो आपको मिलते हैं। यानी कि सबसे पहली बात तो है कि आपको अपनी जब तक की पॉलिसी का पीरियड है, जो आप 30 साल 40 साल 50 साल जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। अब टर्म इंश्योरेंस की एक सबसे बड़ी खास बात है कि अगर आपने इंश्योरेंस कराया है, इंश्योरेंस के पीरियड के दौरान जिसका इंश्योरेंस है उसकी डेथ हो जाती है, तब तो पीछे फैमिली मेंबर्स को उसका पैसा मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर वैसा नहीं होता तो फिर पूरा टर्म खत्म होने के बाद कुछ भी नहीं मिलता। ओके। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। यानी मैंने जितने टर्म के लिए पॉलिसी ली है वो टर्म खत्म होने के बाद मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे, मैं जीवित रहूं या ना रहूं। हाँ। नहीं रहने पर हाँ। जीवित रहने पर मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। कुछ एक स्पेसिफिक्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रॉडली टर्म इंश्योरेंस को आप ये मानकर चलें कि पॉलिसी के पीरियड के दौरान अगर डेथ हो जाती है तो फैमिली मेंबर्स को पैसा मिल जाएगा। डेथ नहीं होती है, पीरियड खत्म हो जाता है, तो आपने जो कुछ भी प्रीमियम दी वो खत्म है। लेकिन इसमें एक खास बात यह भी है कविता की, प्रीमियम बहुत ज्यादा देनी नहीं होती। बिल्कुल। प्रीमियम की मात्रा काफी कम है। फर्ज करें आपकी उम्र 30 साल है और अगर आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेने जाने हैं तो मुझे नहीं लगता कि 10-12 हजार रुपए से ज्यादा की सालाना प्रीमियम आएगी। तो आपको बड़ा सम अश्योर करने को मिलता है, तो बड़ी रिस्क कवर होती है, प्रीमियम छोटी देनी होती है। और अब ये से आप खर्चा समझ लें या फिर एक रिस्क कवर जैसा समझना चाहें, बट ये एक सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से आपको इंश्योरेंस लेना हो तो ये बेहतरीन है। बिल्कुल। थोड़ा सा इसी पर हम विस्तार से बात करते हैं। रिस्क कवर आपने इसे कहा, क्या बारीकियां हैं रिस्क कवर, ये कैसे होगा? अगर मैं 30 साल की हूं और मेरे पास होम लोन है, मेरे बच्चों की पढ़ाई है, आगे चलकर मेरे ऊपर EMIs भी है, क्या ये सब चीजें भी एक तरह से टर्म कवर में कवर हो जाती हैं? इसमें दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि आप जो भी टर्म इंश्योरेंस लें, अगर आपके सर पर कोई लायबिलिटी है, किसी तरह का बड़ा लोन है, तो उसके सामने आपको टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। जैसे कि मैंने घर खरीदा है, समझिए मैंने 1 करोड़ का घर खरीदा है और घर खरीदा और सामने मैंने होम लोन ले लिया है, 20 साल का होम लोन लिया है कि 20 साल तक धीमे धीमे इंश्योरेंस इंस्टॉलमेंट भरते रहेंगे। अगर किसी भी वजह से डेथ हो जाए तो अब क्या होगा? जो पीछे बचे हुए फैमिली मेंबर्स या तो वो लोन की किश्त भरे या उन्हें घर बेचना पड़ेगा जिससे कि लोन चुके, तो ये बड़ी रिस्क वाली बात है। तो अब अगर जिस किसी ने बड़ा होम लोन लिया है उसको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि सामने टर्म इंश्योरेंस ले ले, उतने ही अमाउंट का। यानी होम लोन के जितने अमाउंट का मैं टर्म कवर ले लूं। एग्जैक्टली। अब उससे क्या होगा, अगर आपकी डेथ हो गई तो आपको उतना को उतना पैसा मिल जाएगा। वो पैसा आप सामने सामने होम लोन में भर दीजिए, बात खत्म। तो कम से कम आपके पीछे आपकी फैमिली को घर बेचना ना पड़े या उन्हें बाहर ना निकलना पड़े। तो ये होम लोन के सामने टर्म इंश्योरेंस बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा, अब इसमें एक और बढ़िया बात ये, अब टर्म इंश्योरेंस में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, अलग अलग वेरिएशंस हैं। जैसे आप कोई गाड़ी खरीदते तो एक ही गाड़ी के 3-4 वेरिएंट होते हैं ना, वैसे टर्म इंश्योरेंस में एक बहुत ही बेहतरीन वेरिएंट है। उसमें ये होता है कि डिक्रीजिंग कवर अमाउंट। अच्छा। समझिए आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस खरीदा है आज 20 साल के लिए होम लोन के सामने। अब समझिए आप 5 साल 10 साल 15 साल जितने साल जिंदा रहे, आप लोन तो भरेंगे, रिपेमेंट तो करेंगे, तो लोन का अमाउंट धीमे धीमे कम होता जाएगा। तो आजकल इंश्योरेंस कंपनियां इतनी बेहतरीन पॉलिसी देती है कि बिल्कुल उसको लिंक कर देती है होम लोन के साथ। यानी कि आपका जितना जितना होम लोन कम होता जाए
उतना उतना इंश्योरेंस का कवर भी आपका कम होता जाए, ताकि हर साल आपके आगे आने वाले सालों में प्रीमियम भी कम होती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वैसे भी आप पॉलिसी ले सकते हैं जिसमें इंश्योरेंस कवर धीमे धीमे कम होता है। बिल्कुल, ये तो हमने फोकस किया होम लोन जैसी लायबिलिटी पे, लेकिन आपने कहा था कि हम एक सीमित अवधि के लिए टर्म प्लान ले सकते हैं, 30 साल 40 साल, और जितना जल्दी लेंगे उतना अच्छा होगा। किस तरह के फायदे हैं अगर आप जल्दी टर्म प्लान लेते हैं कम प्रीमियम के अलावा? टर्म प्लान लेने में दो चीजें खासतौर से ध्यान में रखनी। पहली बात तो ये कि जितना जल्दी शुरुआत करें। अब किसी ने नहीं की तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। जो करना चाहें, मतलब जल्दी का मतलब ये कि अब तक नहीं लिया तो आज ही ले लें, आपकी उम्र कुछ भी हो। तो सबसे बढ़िया बात है कि आप टर्म प्लान जैसे ही आप अपने बच्चों के लिए खरीदे, जैसे ही मेजर हो तुरंत ले लीजिए। 18 साल की उम्र होते ही ले लीजिए। तो उससे क्या होगा कि 18 साल की उम्र में प्रीमियम कम होगा। जैसे जैसे आप हायर एज में जाएंगे ना, टर्म इंश्योरेंस में जो प्रीमियम आपको देनी है वो बढ़ती हुई दिखेगी, और हायर एज में वो डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो फिर आपके ऊपर बोझ बहुत पड़ता है। अच्छा, शुरुआती समय में आपको प्रीमियम भी कम देनी होगी, कमाई भी आपकी कम होती है, और आप अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं तो वैसे भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात है वो है कि आपको जितने ज्यादा लंबे समय के लिए टर्म इंश्योरेंस ले उतना बढ़िया। पर इसकी एक एज लिमिट होती है, 75 साल के ऊपर भी क्या मुझे टर्म प्लान मिल सकता है? जनरली 60 से लेकर 80 साल की रेंज में अलग अलग होती है। तो आपको इंश्योरेंस कंपनियों में समझना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी किस उम्र तक आपको ये इंश्योरेंस दे रही है। तो वो क्लैरिटी आपको लेनी जरूरी है। तो 60 की तो इजीली मिलती है, कोई दिक्कत ही नहीं है आज के जमाने में। और अब तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां इतने प्रोडक्ट आ गए, लोग 80 साल तक के लिए भी टर्म इंश्योरेंस दे देते हैं, 75 साल के लिए देते हैं, 70 साल के लिए। तो शुरुआत जल्दी करें, और जितना लंबा समय, क्योंकि मैं लंबे समय की बात इसलिए कर रहा हूं कविता की, अल्टीमेटली टर्म इंश्योरेंस में पैसा तो तभी मिलता है जब उस पीरियड के दौरान जिसका इंश्योरेंस उसकी डेथ हो जाए। अगर उस पीरियड में डेथ नहीं होती तो कुछ मिलने वाला तो है नहीं। तो फिर तो बेहतर ही है कि जितना लंबे समय के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया जाए उतना बेहतर है। बिल्कुल। तो एक तरह से ये एक प्योर रिस्क कवर है जो आप लेते हैं एक पर्टिकुलर टर्म तक। लेकिन मैं कवर किस तरह से तय करूं? एक तो आपने बताया क्राइटेरिया कि अगर आपके पास होम लोन है तो उस होम लोन के जितना आप टर्म कवर खरीद लें, लेकिन उसके अलावा क्या मुझे महंगाई को ध्यान में रखना चाहिए, मेरे लाइफस्टाइल को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं? हाँ, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, और ये सवाल बहुत ही अच्छा है। आप अपना जो टर्म है ना उसे बढ़ा सकती हैं, और आप अपना अमाउंट भी बढ़ा सकती हैं चाहे तो। अब वो कैसे होगा? शुरुआती समय में आपके पास पैसे कम होते हैं, राइट। तो अगर मैं ये कहूं कि मुझे बड़ा इंश्योरेंस चाहिए, लंबे समय के लिए चाहिए, तो प्रीमियम भी ज्यादा देनी होगी। तो अब आपके पास प्रीमियम देने के पैसे लिमिटेड हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, कमाई बढ़ती है, आप प्रीमियम ज्यादा दे सकते हैं। तो इसमें एक बड़ा ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये कि या तो फिर मैं ऐसा करूं कि कुछ सालों बाद एक और पॉलिसी खरीद लूं। जी, है ना। जैसे मैंने 25 साल में पहली पॉलिसी ली, कि मैं 25 साल में पहली पॉलिसी ले रहा हूं 40 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया। लेकिन अब मुझे जैसे ही मैं 30 साल का हुआ, 35 साल का हुआ, मुझे लगता है कि ये अमाउंट तो कम है। अब मेरी लाइफस्टाइल, मेरे खर्चे, उस हिसाब से मुझे ज्यादा कवर लेना चाहिए। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? एक और पॉलिसी खरीदूं। लेकिन अब मैं 35 साल की उम्र में जाके खरीदूंगा तो प्रीमियम बहुत ज्यादा लगेगी। तो मैं जब पॉलिसी ले रहा हूं तभी उसमें इंक्रीजिंग टर्म का मैं एक ऑप्शन ले सकता हूं, जिसमें मैं चाहूं तो अमाउंट बढ़ सकता है आगे चलते हुए, जिसमें मैं चाहूं तो टेन्योर भी बढ़ सकता है। तो टर्म इंश्योरेंस का मतलब सिंपल ये नहीं है कि एक बार ले लिया बात खत्म हो गई। आजकल तो हर तरह के ऐसे प्लान्स मिलते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। कवर कम लगे तो आप कवर को बढ़ा सकते हैं। और सेम पॉलिसी में बढ़ाने में फायदा क्या है? सेम पॉलिसी में बढ़ाने में फायदा है कि आपको शुरुआत में जब आप ये कह देते हैं कि मैं 25 के बाद बढ़ूंगा, 30 के बाद बढ़ूंगा, 35 के बाद बढ़ूंगा, तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपको भरनी होती है ना, वो उसका बोझ कम आता है कंपेरेटिवली। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को भी मालूम है आप पहले से कह रहे हैं, तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट करके रहते हैं। उन्हें पता है कि हमारा क्लाइंट पक्का है, ये आगे चल के लेगा ही लेगा। वो एक बड़ा फायदा मिलता है। और दूसरा ये कि जब आप कम उम्र में इंश्योरेंस लेते हैं तो प्रीमियम कम होती है, तो दोनों बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। तो टर्म प्लान लेने के क्राइटेरिया तो हमने डिस्कस कर ली है, लेकिन अब एक बहुत बड़ी चीज जिसको लेकर अक्सर हम देखते हैं कि दर्शक सवाल पूछते हैं, टर्म प्लान खरीदते वक्त वो कंपनियों की क्लेम सेटलमेंट रेशियो पे बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो यहाँ पर आप ये समझाइए दर्शकों को कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है सबसे पहले, और दूसरा जब आप टर्म प्लान ले तो कितना जरूरी है अपनी मेडिकल हिस्ट्री सही तरीके से बताना कंपनी को? वो तो बहुत ही जरूरी है, और वो न सिर्फ टर्म प्लान में बल्कि आप कोई भी इंश्योरेंस प्लान लो। हम बार बार यही दर्शकों को कहते हैं कि आपका इंश्योरेंस एजेंट कभी गलती से आपको ये बोल भी दे कि ये बताने की जरूरत नहीं, वो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आपकी अपनी मेडिकल हिस्ट्री, अपने पेरेंट्स की, अपने जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी जो भी मेडिकल हिस्ट्री अगर वो मांगी जाती है पॉलिसी में,
वो आपको पूरी सही बतानी चाहिए। और अगर आप सही बताएंगे तो आपको इंश्योरेंस क्लेम में पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दिक्कत की बात क्या है, अगर मैं इंश्योरेंस ये सोच कर लूं कि मेरे पीछे मेरी फैमिली को पैसा मिलेगा, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन ही मैंने गलत दी तो पता चला मैं तो प्रीमियम भर के चला गया और पीछे भी पैसा नहीं मिला। तो क्लेम टू सेटलमेंट रेशियो में सिर्फ ये बात नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने में आनाकानी करती है, अगर हमने भी इन्फॉर्मेशन गलत भरी तो हमारी तरफ से भी जवाबदारी बनती है। अब इसमें दो इंटरेस्टिंग बातें हैं। जब आदमी की डेथ हो जाती है तभी पैसा मिलता है फैमिली मेंबर्स को, वो पैसा कैसे जाना चाहिए, ओके, पे आउट कैसे होना चाहिए? पे आउट कैसे होना चाहिए, दो तरीके हैं। जनरली एक आसान पे आउट कैसे होता है कि आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया, डेथ होगी 40 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में डेथ होती है, 1 करोड़ रुपया आपकी फैमिली को मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसमें है जो फ्लेक्सिबल ऑप्शन है, मिक्स पे आउट जिसे हम कहते हैं। उसमें क्या होता है कविता, आप चाहें कि 1 करोड़ का है, आप ये कह के जा सकते हैं अपनी पॉलिसी में कि मेरी डेथ अगर इस उम्र तक हो जाए या बीच में कभी हो जाए या जो भी आप पीरियड तय करें, इस वक्त आप सिर्फ 25% दीजिए, इस वक्त सिर्फ 50% दीजिए। यानी कि आप अपनी फैमिली को पूरी तरह से सेफ सिक्योर करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि अचानक से 1 करोड़ उनके हाथ में आया और वो पैसा संभाल ना पाए। तो ये ऑप्शन भी है कि जैसे ही डेथ हुई 25 लाख लमसम मिल गया, बाकी 75 लाख को हर साल या हर 6 महीने में, हर क्वार्टर में एक एन्युटी के तौर पर मिलता रहे, वो एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर समझिए कोई हस्बैंड वाइफ ही है, तो हस्बैंड पॉलिसी ले रहा है, वो क्या कहेगा कि देखिए अगर पॉलिसी के पीरियड के दौरान डेथ हो जाए तो हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता रहे, जब वाइफ की उम्र 60, 65, 70 साल की हो जाए तो बाकी बचा हुआ 25 या 50% लमसम मिल जाए। तो ये ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है। तो जब आप पॉलिसी ले रहे हैं टर्म इंश्योरेंस, तो ये आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है कि कितना लमसम पैसा चाहिए, कितना एकमुश्त चाहिए और कितना आपको एन्युटी के तौर पर चाहिए, वो आप पहले से तय कर सकते हैं और ये करना ही चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया किस तरह से मिक्स पे आउट के जरिए आप टर्म इंश्योरेंस का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत जरूरी फीचर है ये, लेकिन इसके अलावा भी टर्म इंश्योरेंस के कई सारे फीचर्स हैं जिन पर हम बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस पर और आज का मुद्दा है टर्म इंश्योरेंस, जहां पर हमने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है अब तक टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में कि आपको ये कैसे खरीदना चाहिए, कितना टर्म कवर होना चाहिए, पे आउट के क्या तरीके हैं। लेकिन अब आप टर्म प्लान को खरीद कैसे सकते हैं अनिल जी? यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन क्या दोनों तरह के टर्म प्लान अवेलेबल होते हैं? हाँ बिल्कुल, और ये समझना बेहद जरूरी है कि टर्म प्लान को कैसे खरीदा जाए। एक आसान, ज्यादा प्रचलित, सब जो हम जानते हैं वो तरीका तो ये कि कोई इंश्योरेंस एजेंट आपके पास आ रहा है और आपको कह रहा है कि आपका इंश्योरेंस कर दिया जाए, ये टर्म प्लान है, ले लीजिए, आप ले लेंगे और उसकी प्रीमियम भर देंगे। लेकिन जब आप टर्म प्लान ले रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस एजेंट की एक्सपर्टाइज की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, राइट। जब आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के तौर पर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तब आपको समझना चाहिए कि ये मेरे लिए फिट होगी नहीं होगी, किस तरह के रिटर्न्स आएंगे। तो जब खाली टर्म प्लान लेना हो ना तो फिर दूसरा बेहतर तरीका क्या है? वो बेहतर तरीका है आप ऑनलाइन खरीद लें। आजकल लगभग हर इंश्योरेंस कंपनियां, खासतौर से सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो ऑनलाइन इंश्योरेंस बेचती है। आप उनकी साइट पर जाएं, प्लेन टर्म इंश्योरेंस कंपेयर करें, ठीक है, और जिसकी प्रीमियम सबसे कम हो वो ले सकते हैं आसानी से। सिंपल तरीका है। कई कंपनियां ऐसी है और खासतौर से जो सरकारी कंपनियां हैं वो अभी भी ऑनलाइन ऑफर नहीं करती। अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क एक ही है कि जब आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं आप सीधे इंश्योरेंस कंपनी से खरीद रहे हैं, ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो कोई एजेंट बीच में है, तो जाहिर सी बात है कंपनी को अप्रोच कर रहे हैं और उनसे ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब एजेंट बीच में तो आपको एजेंट का कमीशन तो देना ही होगा और वो आपकी ही जेब से जाने वाला है, इसका मतलब आपके लिए प्रीमियम बढ़ेगी। तो आपके लिए सिंपल तरीका ये कि आप मन बना ले कि मुझे ये वाला टर्म इंश्योरेंस लेना है, कंपेयर कर लें और कंपेयर करने के बाद सीधा आप ऑनलाइन खरीद लें। बिल्कुल, कई ऐसे एग्रीगेटर्स हैं जहां पर आप जाके इंश्योरेंस कवर को डिसाइड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको ये भी नहीं पता कि आप कितना कवर आपको लेना चाहिए तो कुछ डिटेल्स हैं जो वो आपसे मांगते हैं, उसे भर दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपको कवर कितने का लेना है। हाँ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लगभग कई सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं कि लोगों को ये पता नहीं होता कि मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है। जी बिल्कुल। अच्छा, और मुझे कितना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो वो आपसे कुछ डिटेल्स मांगते हैं कि आपकी कमाई कितनी है, आपके खर्चे किस तरह के होंगे, फैमिली मेंबर्स कितने हैं, उनके क्या खर्चे हैं। वो सारी डिटेल्स जब आप भरते हैं तो
ऑटोमेटिकली निकल के आ जाता है कि आपको इतना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो कैलकुलेशन बड़ी इजीली अवेलेबल है। फिर आप डिसाइड कर लें कि आप उतना टर्म इंश्योरेंस लेने जाएंगे, कितनी प्रीमियम आपको भरनी होगी, उतनी प्रीमियम भरने की आपकी ताकत है या नहीं। है तो ले लीजिए। बिल्कुल, आपने डिटेल्स की बात की है। यहाँ पर अक्सर लोग स्मोकर्स जो होते हैं वो नॉन स्मोकिंग जोन में अपनी डिटेल्स डाल देते हैं और बाद में लगता है कि हमें प्रीमियम शायद कम देना पड़ेगा, लेकिन आगे चल के लंबे समय में इस बात को लेकर काफी दिक्कत हो जाती है। देखिए, स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग तो एक मुद्दा है, इसके अलावा भी अगर आपको शुगर है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको किसी और तरह की कोई भी बीमारी आपको रही है, आपके पेरेंट्स को रही है, आपके दूसरे फैमिली मेंबर्स को रही है, या आपके पुराने फैमिली मेंबर्स कुछ ऐसे हैं जिनकी डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई है, ये तमाम डिटेल्स ऐसी होती है। सिंपल चीज एक ही है, इसका फॉर्मूला सिंपल है कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है। जब आप पॉलिसी भरेंगे एप्लीकेशन, जो चीज पूछी जाए वो ईमानदारी से सही लिखनी। अगर आप सिगरेट पीते हैं, आप ये बस मैं तो दिन में 1 या 2 ही पीता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ जाने वाला है, वैसा नहीं है। आपके लिए 1 या 2 से फर्क पड़ना नहीं पड़ना है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को आप बहाना मत दीजिए कि आपका क्लेम अटके आगे चलकर, क्योंकि नहीं तो आपने जो कुछ लिया वो भी वेस्ट है। बिल्कुल। तो इसलिए अगर आप पी रहे हैं सिगरेट या आपके पास और कोई इस तरह की बीमारी की डिटेल्स है तो बता दीजिए ना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ी प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, लेकिन वो तो वही है ना कि रिस्क के साथ प्रीमियम है। अगर आप इस तरह के आपके शौक हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ की रिस्क बढ़ जाती है तो प्रीमियम ज्यादा देनी भी चाहिए ना। एब्सोल्युटली। टैक्सेशन पे आते हैं, यहाँ पे टर्म कवर का किस तरह का बेनिफिट मुझे मिलेगा? सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक की आप प्रीमियम जो भी पे करते हैं वो आपके लिए बाकी दूसरे कई सारे जो ऑप्शन है उसके साथ में आप इंश्योरेंस की प्रीमियम जो दे रहे हैं उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो 1.5 लाख रुपए तक की प्रीमियम सालाना अगर आप भरते हैं तो सेक्शन 80C में आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब टर्म प्लान लेना किन के लिए जरूरी होता है? अगर घर में केवल एक ही अर्निंग मेंबर है या एक से ज्यादा अर्निंग मेंबर है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी है, डिपेंडेंस माफ कीजिएगा कितनी है, क्या उस पर निर्भर करता है? सबसे ज्यादा तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके नहीं रहने से आपके पीछे आपकी फैमिली पर क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता है मेरे न रहने से मेरी फैमिली ज्यादा सुखी रहे, ज्यादा कमाए या मैं उन पे बोझ हूं, तब तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि पीछे कमाने वाला कोई नहीं है या उतना नहीं कमा सकता या वो लाइफस्टाइल वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे जो मैं दे रहा हूं, और अकेले अर्निंग मेंबर अगर आप हैं तब तो ये बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। और कोई इन्वेस्टमेंट करें ना करें और कुछ देखें ना देखें, बैंक FD ना कराएं, कुछ ना करें, लेकिन टर्म इंश्योरेंस जरूर लें। तो अगर आप सिंगल अर्निंग मेंबर है अपने परिवार में और आपके ऊपर आश्रित लोग काफी ज्यादा हैं परिवार में, बच्चे छोटे हैं, आगे चल के उनकी पढ़ाई होनी है, शादी होनी है, उन्हें करियर बनाना है, वाइफ के लिए लंबी उम्र है, तो फिर ऐसे में आपको जरूर टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे हमने टर्म इंश्योरेंस के मुद्दे पे तमाम जानकारियां आपको दे दी है, बारीकी से और विस्तार से हमने इस पर बात की है। लेकिन फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इंश्योरेंस के एक और बहुत ही फेमस प्रोडक्ट यूलिप पे हम करेंगे बात। बने रहिए। कदम में इंश्योरेंस के मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान की। अनिल जी, बहुत फेमस है ये प्रोडक्ट और कई सालों से हम देख रहे हैं कि लोग इसमें पैसे डालते आए हैं, कुछ गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई टैक्स बचाने के लिए लास्ट मिनट में यूलिप खरीद लेते हैं। इस प्रोडक्ट को समझाइए, क्या है ये? देखिए, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का एक मिक्स है, राइट, साथ साथ टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। बिल्कुल। तो ये 3 ऐसी खूबियां हैं यूलिप की जिसकी वजह से ये बेहद पॉपुलर है। लेकिन हम विस्तार में चर्चा करेंगे तब लगेगा कि मैंने यूलिप क्यों लिया। एग्जैक्टली। राइट। लेकिन फिर भी एक सिंपल तरीके से इस प्रोडक्ट को समझना चाहें, इसमें आप यूनिट्स खरीदते हैं। ओके। और जैसा नाम क्या कहता है, यूलिप का पूरा फुल फॉर्म क्या है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो आपकी यूनिट जो आप खरीद रहे हैं, यूनिट आप कब खरीदते हैं? जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, राइट, शेयर खरीदा, वो एक यूनिट है। उसी तरह से आप यूनिट खरीदते हैं इस इंश्योरेंस प्लान की। तो यहाँ पर यूनिट जब खरीद रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है, उसके साथ साथ आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है। और ये जनरली आप इसलिए करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहे हैं, जिसे हम चर्चा करेंगे। तो सिंपल बात यह कि जब आपको इंश्योरेंस भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए
और साथ में टैक्स बेनिफिट भी अपफ्रंट चाहिए तो उसका फायदा यूलिप में मिलता है। लेकिन यूलिप में और बाकी दूसरे इंश्योरेंस में एक सबसे बड़ा फर्क है, सबसे बड़ा फर्क जो लोगों को समझना जरूरी है वो ये कि जो आपको अमाउंट मिलेगा मैच्योरिटी पर या डेथ पर वो जरूरी नहीं कि फिक्स हो, वो वेरिएबल होगा अमाउंट। वो इस बात पर काफी डिपेंड करेगा कि आपने जिन यूनिट्स में पैसा लगाया है, जो यूलिप आपने खरीदा है उसकी परफॉर्मेंस, उसमें उसके इन्वेस्टमेंट में किस तरह की परफॉर्मेंस आती है, उसके ऊपर काफी डिपेंड करेगा कि आपको अल्टीमेटली कितना पैसा मिलेगा। तो अगर मुझे यूलिप खरीदना है तो वो क्या क्राइटेरिया होगा कि मुझे ध्यान में रखना चाहिए और यूलिप खरीदना चाहिए? आपने कहा कि इसमें मैं निवेश भी कर सकती हूँ और मुझे कुछ कंपोनेंट इंश्योरेंस का भी मिलेगा। कितना रेशियो होता है इसका? क्या मुझे क्लियर कट इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा या मैं कंप्लीटली एक अच्छा निवेश ऑप्शन इसे कंसिडर कर सकती हूँ? देखिए, सबसे पहले ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप जो कुछ भी प्रीमियम यूलिप में दे रही हैं उसका एलोकेशन किस तरह से किया जाता है। एलोकेशन के 3 तरीके हैं। सबसे पहले जो कुछ भी आपने पैसा दिया, फर्ज करें कि आपने 50,000 रुपए हर साल यूलिप में देना शुरू किया है। अब उस 50,000 में से कितना पैसा खर्चे में जा रहा है, ठीक है, यानी कि यूलिप खरीदा, कुछ इंश्योरेंस एजेंट्स को कमीशन के तौर पर चले जाएगा, कुछ कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां खर्चे के तौर पर ले लेगी, उसके बाद बचे हुए पैसे को निवेश किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट होगा। और तीसरी बात, वो निवेश कहां हो रहा है, अलग अलग ऑप्शन से। तो ये 3 क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे कि यूलिप में आपका किस तरह का रिटर्न आने वाला है। लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है प्रोडक्ट को मैनेज करने के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जिसके लिए यूलिप काफी बदनाम भी हुआ है एक तरह से। एक तो एजेंसी कमीशन होती है और दूसरा इस प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए खर्चा बहुत ज्यादा होता है, जो कि सबसे पहले एलोकेशन होता है, जिसे हम कहते हैं फ्रंट लोडिंग। फ्रंट लोडिंग का मतलब क्या है कि कोई भी चीज जो आपको करनी है उसे शुरुआत में कर लें, इसका सिंपल मतलब ये है। और यहाँ पर फ्रंट लोडिंग का मतलब है कि जो कुछ खर्चे आपके पॉलिसी पर लगने वाले हैं, जो कुछ खर्चे आपके इंश्योरेंस और फंड मैनेजमेंट में लगने वाले हैं, इंश्योरेंस कंपनियां उसे पहले ही ले लेती है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और दिक्कत क्या है, ये फ्रंट लोडिंग यानी कि जैसे आपने जिस साल पॉलिसी करवाई है उस साल आपके सबसे ज्यादा खर्चों में पैसा जाएगा। इंश्योरेंस एजेंट की फीस जाएगी, इंश्योरेंस कंपनियों के फंड मैनेजमेंट के पैसे जाएंगे। अब होता है कि शुरुआती सालों में ये खर्चा ज्यादा होता है, आने वाले सालों में धीमे धीमे कम होता दिखता है। और इसीलिए अगर आप यूलिप ले रहे हैं तो सिर्फ टैक्स बचाने के हिसाब से 5 साल का व्यू न रखें। यूलिप को आप जितना लंबे समय तक लेंगे उतना आपका खर्चा वो स्प्रेड हो जाएगा। अगर आपने 2, 3 या 5 साल के लिए लिया तो आपके लिए यूलिप में ये सबसे बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म में आपका खर्चे में पैसा ज्यादा चला गया, लॉन्ग टर्म में वो इवन आउट हो जाता है। तो यूलिप में लोग जो सोचते हैं ना कि मैंने ऑप्शन तो ले लिया इन्वेस्टमेंट का, रिटर्न अच्छे नहीं आ रहे हैं, मैं अब वापस विड्रॉ कर लूं, पॉलिसी बंद कर दूं, तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। जब आप पॉलिसी शुरुआती सालों में बंद करते हैं तो आपके लिए वो और ज्यादा भारी पड़ता है। तो यूलिप अगर आपको खरीदना है तो लंबे समय के लिए खरीदना है, 2, 3, 5 सालों के लिए मत खरीदिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि अगर आप उसे किसी लक्ष्य से बांध दें, जैसे कि बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको पैसे इकट्ठा करने हैं, तो 15-20 साल का आपने लक्ष्य रख लिया तो आप यूलिप में निवेश कर सकते हैं और एक अच्छे अमाउंट की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अब ये बताएं मुझे कि कितने टाइप्स के यूलिप होते हैं? देखिए, यूलिप में खासतौर से 2 तरह की यूलिप होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 यूलिप क्या है? टाइप 1 की यूलिप में आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आपको जो पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पे, या तो आपने जो सम अश्योर किया है उतना पैसा मिलेगा, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट्स की जो वैल्यू है उतना पैसा मिलेगा। और टाइप 2 में क्या है, आपको सम अश्योर्ड प्लस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दोनों मिलेगा। अब आप कहेंगे तो फिर टाइप 1 कौन लेता है? यहाँ पर दोनों में से एक ही मिलना जो ज्यादा हो। टाइप 1 लेने वाले लोगों को प्रीमियम कम देनी होती है, टाइप 2 लेने वालों को प्रीमियम ज्यादा देनी होती है। तो ये आप जितनी प्रीमियम देंगे उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसे में एक जो खास बात यूलिप में ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि ऑप्शंस आप क्या ले रहे हैं वो आपको सोचना पड़ेगा। अब ऑप्शंस अलग अलग तरह के होते हैं। जो कुछ इंश्योरेंस में आपका पोर्शन जाना है रिस्क कवर के तौर पर, वो तो अपनी जगह एक तरफ हो गया और उसके बेसिस पर आपका सम अश्योर हो गया। लेकिन जो आपका निवेश में जा रहा है उसमें ठीक म्यूचुअल फंड की तरह आपको ऑप्शन मिलता है। आप चाहें तो म्यूचुअल फंड की तरफ इक्विटी में डाल दें। मैं डिसाइड कर सकती हूँ अपना रेशियो? बिल्कुल, आप डिसाइड कर, आपको करना ही पड़ेगा, डिसाइड कर नहीं सकते, इनफेक्ट करना ही पड़ेगा। जब भी आप यूलिप खरीदेंगे आपको बोलना पड़ेगा कि आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए। इक्विटी ले लिया आपने, अगर आपको ज्यादा आपको रिस्की वाला लेना है।
आप चाहें तो डेट ले सकती हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो सिर्फ फिक्स इनकम में जाएगा। आप चाहें तो म्यूचुअल बैलेंस फंड होता है ना, उस तरह से बैलेंस वाला भी ले सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात एक और बताऊं आपको, इसमें भी बड़े सब ऑप्शंस भी हैं, ठीक म्यूचुअल फंड की तरह। कैसे? इक्विटी समझो आपने लिया, अब आपको इक्विटी में थोड़ी स्टेबल वाली इक्विटी चाहिए, तो वो ऑप्शन है कि आप कम एग्रेसिव लीजिए, लार्ज कैप्स हो गए। आपको थोड़े ज्यादा एग्रेसिव वाले चाहिए तो मिड कैप्स वाले ऑप्शंस अवेलेबल है। आप कहेंगे नहीं मुझे इक्विटी में बड़ा एग्रेसिव ऑप्शन वाला लेना है, तो स्मॉल कैप वाले भी ले सकते हैं। ठीक उसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी इस तरह, डेट फंड में भी इस तरह के ऑप्शंस है। तो सबसे बड़ी बात, यूलिप आप चुनते हैं तब आपको ऑप्शंस में ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आपने इक्विटी वाला ऑप्शन ले लिया, एग्रेसिव इक्विटी वाला ऑप्शन ले लिया, और आप सोचेंगे मैं 3 साल में रिडीम कर लूंगा, तो नुकसान होने की पूरी संभावना है। तो ऑप्शंस को बेहद ध्यान में रखना जरूरी है। आगे यहाँ पर आते हैं पे आउट्स पर। यूलिप का पे आउट किस तरह से होता है? अगर हमने 5 साल के लिए इसको ले लिया है तो टैक्सेशन के लिहाज से ये प्रोडक्ट कैसा है, और रिटर्न क्या मुझे पूरा मिलेगा, उस पर मुझे कोई टैक्स लगेगा, किस तरह से मिलता है? उससे पहले एक चीज जो समझनी जरूरी है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि टैक्सेशन किस तरह से होता है। और यूलिप में पहले ये बड़ी दिक्कतें थी, लोग लेते हैं, साल 2 साल बाद रिडीम कर लेते हैं, यूनिट्स में कम हो जाता है। तो अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि इरडा ने जो नियम बनाए उसमें यह कि लाइफ कवर जो आप यूलिप में लेंगे उसमें कम से कम आप जितनी प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका 125% लाइफ कवर होना जरूरी है। यानी कि अगर मैं 1 लाख रुपए प्रीमियम दे रहा हूं तो कम से कम 1.25 लाख रुपए लाइफ कवर होना जरूरी है। पहले क्या होता था कि इसका मतलब क्या हुआ, नहीं तो आप खाली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपने ले लिया, तो खाली इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर आप इंश्योरेंस में क्यों जाएंगे? उसमें इंश्योरेंस पोर्शन तो होना चाहिए ना। तो इंश्योरेंस पोर्शन रहे, उसके लिए 125% कम से कम आपका सम इंश्योर होगा। यानी कि आपने जितना पेमेंट प्रीमियम के तौर पर दिया है उससे सवाया आपको सम इंश्योर मिलना जरूरी है। लेकिन दूसरी बात, काफी है ना? काफी तो है ही नहीं, देखिए आपको सफिशिएंट इंश्योरेंस लेना है तो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया प्योर टर्म ही लेना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्योर टर्म के सामने, प्योर टर्म में अब आप देखिए दिक्कत कहाँ आती है। प्योर टर्म से मैं कंपेयर करूं, हमने कहा कि टैक्स छूट मिलती है 1.5 लाख रुपए तक की एटीसी में। अब आप अगर 1.5 लाख रुपए की सालाना प्रीमियम भरेंगे प्योर टर्म में, और कवर कितना मिलेगा आपको? कवर बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा। और अगर आप उतना नहीं लेना चाहते तो आप टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो काफी लोग ऐसे जो टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए दूसरी तरह की पॉलिसी में आते हैं, जिसमें यूलिप भी एक है। तो सबसे बड़ी चीज ये कि आपको टैक्स का बेनिफिट अपनी जगह, जो मैं बता रहा था कि लाइफ कवर के लिहाज से तो 125% आपको कम से कम सम एश्योर होना जरूरी है। और दूसरी बात, अब एक और बात जो इरडा ने कर दी वो है कि आपका मिनिमम लॉक इन पीरियड 5 साल का होना जरूरी है। 5 साल के पहले आप यूलिप को खत्म नहीं कर सकते, ताकि, और ये इसलिए किया गया है ताकि लोगों का नुकसान बच सके। तो ये 2 चीजें बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। जो आप कह रही है टैक्स ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, 2 तरीके से। टैक्स ट्रीटमेंट तो एक तो जब आप इंश्योरेंस की प्रीमियम भर रहे हैं आपको सेक्शन 80C में ठीक उसी तरह से बेनिफिट मिलेगा जैसे दूसरी पॉलिसीज में मिलता है। यानी कि 1.5 लाख रुपए तक की प्रीमियम आपकी जो जा रही है उस पर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बहुत ध्यान में रखनी जरूरी है, जो सालाना प्रीमियम आप पे कर रहे हैं वो आपकी पॉलिसी अमाउंट का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। ये क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा प्रीमियम पे कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के तौर पर लिया है, बिल्कुल इंश्योरेंस प्रोडक्ट के तौर पर नहीं। तो अगर समझिए मैंने 1 करोड़ की 1 करोड़ ज्यादा हो जाएगा, 10 लाख की मैंने पॉलिसी ली है, यूलिप ली है, तो 10 लाख की यूलिप में अगर मैं 1 लाख से ज्यादा सालाना प्रीमियम पे कर रहा हूँ तो मुझे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये ध्यान में रखना जरूरी। तो आपकी प्रीमियम 10% के अंदर अंदर होनी जरूरी है। नहीं तो होगा क्या कि लोग क्या सोचेंगे, चलिए ले लेते हैं 1.5 लाख तक की प्रीमियम दे देते हैं, एक साथ बेनिफिट मिल गया, 50,000 तो हमारा सीधा सीधा अपफ्रंट फायदा हो गया। अगर हाईएस्ट टैक्स स्लैब में राइट, तो वो बेनिफिट तो अपफ्रंट हो गया। तो उसको रोकने के लिए ये एक सबसे बड़ा नियम बनाया गया कि आप 10% से ज्यादा आपका सम एश्योर का आप प्रीमियम हर साल नहीं दे सकते। दूसरी बात यह कि जब भी ये टैक्स ट्रीटमेंट के लिहाज से जब भी आप पैसा निकालते हैं तो उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी डेथ हो जाती है और आपके फैमिली मेंबर्स को ये पैसा मिलता है तो उन्हें टैक्स नहीं लगेगा। तो उस समय आपके लिए ये टैक्स कुछ फायदे भी है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये प्रोडक्ट एक मिक्स है इंश्योरेंस। अच्छा, इसमें एक और चीज बोलना चाहता हूँ, कई बार यूलिप्स में बोनस भी दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, लेकिन जो भी बोनस मिलता है उस पर भी
टैक्स नहीं लगेगा। तो कम से कम ये आराम है कि जब पैसा वापस आपको आ रहा है उसमें टैक्स नहीं लगेगा। क्या मैं अपने यूलिप की परफॉर्मेंस को ट्रैक भी कर सकती हूँ? बिल्कुल, ठीक म्यूचुअल फंड की तरह। फर्क शायद सिर्फ इतना है कि म्यूचुअल फंड में आपको हर रोज एनएवी मिल जाती है, यूलिप में शायद मेरे ख्याल से महीने में या क्वार्टरली आपको एनएवी मिलती है। तो आप बिल्कुल अपने आपने जो ऑप्शन कर। अच्छा, एक और चीज है कविता इसमें कि म्यूचुअल फंड की तरह ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में स्विच करने का ऑप्शन भी है। अगर मैंने फिक्स इनकम लिया है और मुझे इक्विटी में जाना है या बैलेंस में जाना है, हाँ ये जरूर है कि चार्जेस लगेंगे, हो सकता है आपको चार्जेस देने पड़े, लेकिन आप चाहें तो शिफ्ट कर सकते हैं, एक से दूसरे में जा सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है यूलिप में भी। चलिए, तो यहाँ पे हमने आपको इंश्योरेंस का एक और बहुत ही फेमस प्रोडक्ट यूलिप के बारे में बता दिया है, लेकिन रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद शुरू करेंगे दर्शकों के सवाल लेना। बने रहे हमारे साथ। सफर में तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं और हम भी उनके सवालों के जवाब देने की भरसक कोशिश करते हैं। आइए लेते हैं ऐसे ही कुछ सवाल। सबसे पहले विवेक देशपांडे ने पुणे से ट्विटर के जरिए अपना सवाल हमसे पूछा है और पहला सवाल इनका यह है कि क्या मैं पैसे लॉक इन पीरियड के दौरान निकाल सकता हूं, और साथ ही मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहा हूं, कौन सा प्लान बेहतर रहेगा। और दूसरा सवाल ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने ELSS के जरिए भी निवेश किया है, बिरला सन लाइफ का चुनाव ये करना चाहते हैं निवेश, और इस फंड का चुनाव किया है, क्या ये अच्छा फंड है। साथ ही मैक्स लाइफ टर्म भी लिया हुआ है, 60 लाख का इनका ये प्लान है, क्या ये निवेश पर्याप्त है, ये प्लान कैसा है। तो एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले लॉक इन पीरियड के जरिए जो ये पैसे निकालना चाहते हैं, ये क्या सही पॉसिबल है या नहीं, और ये क्यों हालांकि ये करना चाहते हैं, कितनी इमरजेंसी उसकी जानकारी इन्होंने नहीं दी है, बट मेरे ख्याल से ये समझना चाहते हैं कि क्या होगा निकालने से। कॉन्सेप्ट समझा दूं जी। लॉक इन पीरियड का मतलब क्या है? आपने किसी भी कोई भी निवेश अगर आपने किया है तो उस निवेश में आप एक तय समय के भीतर पैसा नहीं निकाल सकते, चाहे वो इंश्योरेंस हो चाहे म्यूचुअल फंड हो। राइट, ठीक है। लेकिन कभी कभार सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि आपको पैसे की जरूरत हो और समय से पहले या तो आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बंद करनी पड़े या समय से पहले आपको अपने म्यूचुअल फंड में से पैसा निकालना पड़े। लॉक इन पीरियड का इस्तेमाल इस शब्द का ज्यादा म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में होता है। म्यूचुअल फंड में आप लॉक इन पीरियड में पैसा निकाल सकते हैं। लॉक इन पीरियड का मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं निकाल सकते हैं, ये बात ध्यान में रखें। पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉक इन पीरियड से पहले पैसा निकालते हैं तो उसकी आपको पेनल्टी देनी होती है। तो म्यूचुअल फंड आप पर कुछ न कुछ चार्ज लगाएगा, आप पर वो एक्सपेंसेस लगाएगा। तो यानी कि जब आप पैसा पहले निकाल रहे हैं, जनरली क्या होता है, 6 महीने का लॉक इन पीरियड होता है डेट फंड के लिए, साल भर का लॉक इन पीरियड हो सकता है इक्विटी फंड के लिए। अलग अलग फंड अलग अलग लॉक इन पीरियड रखते हैं अलग अलग तरह की स्कीम्स के लिए। तो आप वो देख लें उस पर्टिकुलर स्कीम में किस तरह का लॉक इन पीरियड। जैसे कि आप लिक्विड फंड में पैसा डाल रहे हैं, एक भी दिन का लॉक इन पीरियड नहीं है, आज डालें कल निकालें। तो आप समय से पहले निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ खर्चे देने होंगे, क्योंकि वो अचानक से पैसा निकालने पर म्यूचुअल फंड को अल्टीमेटली आपका रिडीम करना होगा, कुछ सिक्योरिटीज बेचनी होगी, वो उससे आपको पैसा देंगे। उसके लिए वो एग्जिट लोड लगाते हैं या आपसे कुछ खर्चे लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनियों में भी वही हाल है। अगर आप समय से पहले इंश्योरेंस प्रीमियम बंद करते हैं या आप जो कुछ भी सरेंडर वैल्यू वापस लेना चाहते हैं कि जो पैसा बचा है मुझे दे दीजिए, तो उसके लिए भी वो खर्चे आपसे वसूल करेंगे। तो लॉक इन पीरियड में पैसा मिलेगा आपको, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन कम। बिल्कुल, और इसीलिए हम कहते हैं कि आपके निवेश को तोड़ने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए आप एक इमरजेंसी फंड अपने लिए बना लीजिए, जहां पे लगभग 3 से 6 महीने की आपकी सैलरी आप जमा कर सकते हैं। आप चाहे तो RD कर ले या तो किसी लिक्विड फंड में भी आप वो पैसे जमा कर सकते हैं, ताकि जब आप निकालें लिक्विड फंड में से तो आपको कोई पेनल्टी यहाँ नहीं देनी पड़े। अगला सवाल है इनका कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, कौन सा प्लान बेहतर होगा, अब किस अवधि के लिए करना चाहते हैं, क्या लक्ष्य है, उसकी जानकारी नहीं है। वैसे ये चाहे तो मनी कंट्रोल पे जाके भी देख सकते हैं कौन सा प्लान बेटर है, लेकिन फिर भी आप मैं कविता मेरे लिए कौन सा प्लान बेहतर होगा वो बता सकता हूँ। बिल्कुल, हो सकता है मैं आपके लिए भी बता दूं अगर आप सारी डिटेल्स दे दें, लेकिन जब तक डिटेल्स ना हो तब तक सिर्फ ये कहना कि ये फंड सबसे बढ़िया है, ये प्लान सबसे बेहतर है, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई प्लान मेरे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, आपके लिए बहुत खराब हो सकता है। तो आपको अपनी पूरी जानकारी या तो हमारे साथ शेयर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ शेयर करें, वो बताएंगे आपके लिए कौन सा प्लान बेहतर है। ELSS भी लेना चाहते हैं तो कौन सा बेहतर होगा? ELSS ब्रॉडली बिरला सन लाइफ का ये सोच रहे हैं। हाँ, बुरा नहीं है, ले सकते हैं। SBI का ELSS काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ELSS में सिर्फ आप ये देखिए कि
5 साल, 10 साल, 15 और 20 साल। एक्चुअली एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। मैंने कुछ है कि ELSS ऐसे देखे हैं जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड से ज्यादा अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ओके। उसका रीजन क्या है? ELSS में बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लोग पैसा लगाते हैं, जल्दी निकालते नहीं है और चर्निंग होती नहीं है, वो पैसा बहुत छोटा जाता है। तो ऐसे में 15-15 साल, 20 साल में ELSS की परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी आ रही है। तो ELSS में आप पिछले वही जो आपने कहा, मनी कंट्रोल की साइट पर सब कुछ अवेलेबल है, आप जाएं, कंपेयर कर लें। हालांकि ये बात सही है कि पिछली परफॉर्मेंस कोई गारंटी नहीं दे रही कि आगे आने वाले समय में भी ये फंड उतना ही बेहतर परफॉर्म करेंगे, लेकिन एक ब्रॉडली आपको आइडिया लग जाता है। तो ELSS चुनना बेहद आसान है, और जो अगर आप बिरला में भी डालना चाहें तो कोई हर्ज नहीं। टर्म प्लान लेना चाहते हैं, मैक्स लाइफ टर्म का और 60 लाख का इनका कवर लेने का मन है। बिल्कुल ठीक है। और सिर्फ जहां तक इंश्योरेंस प्रीमियम का सवाल है, मैक्स लाइफ की इंश्योरेंस प्रीमियम आप बाकी 3 या 4 दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के साथ कंपेयर कर लें, देख लें कॉम्पिटिटिव है, कहाँ आपको बेहतर मिल रही है। पॉलिसी जो आप ले रहे हैं वो सारी सेम है, वो पैरामीटर्स चेक कर लें और ले लें। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि जो आपने 60 लाख का विवेक देशपांडे जी अपना कवर तय किया है वो आपकी सालाना आय का लगभग 10 से 12 गुना ज्यादा है। ये एक नॉर्मल फॉर्मूला है जो आपको अप्लाई करना चाहिए टर्म कवर डिसाइड करने से पहले। उम्मीद करते हैं कि तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से फेसबुक के जरिए रविंद्र शर्मा ने अपना सवाल हमसे पूछा है, ग्रोथ फंड किसे कहते हैं और ये कैसे काम करता है? ऑप्शन की बात कर रहे हैं जो लेना होता है। वैसे ग्रोथ फंड जैसा कोई फंड होता नहीं, लेकिन हो सकता है कई बार कुछ फंड ऐसे नाम रखते हैं जिसकी वजह से ये कंफ्यूज हो जाए। जैसे कि इक्विटी में रिलायंस ग्रोथ फंड है। अब वो है एक्चुअली इक्विटी फंड। तो अगर आप ग्रोथ फंड, रिलायंस ग्रोथ फंड की बात करें तो रिलायंस इक्विटी फंड है और वो एक अच्छा फंड है, उसमें पैसा लगा सकते हैं। अदरवाइज आमतौर पर जो लोग गलती करते हैं वो डिविडेंड फंड और ग्रोथ फंड में वो फर्क नहीं समझते। तो ये ऑप्शन होते हैं कि डिविडेंड ऑप्शन लेना है या ग्रोथ ऑप्शन लेना है, दोनों में कोई खास फर्क है नहीं। फर्क है कि अगर आपको डिविडेंड की रेगुलर कमाई की जरूरत है तो आप डिविडेंड ऑप्शन में जा सकते हैं, और अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है और आप लंबे समय के लिए पैसा रखना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आप प्लीज डिविडेंड ऑप्शन न लें, फिर आप ग्रोथ ऑप्शन लें। और ग्रोथ ऑप्शन में आप 1 साल के बाद जब भी अपना पैसा इक्विटी फंड से वापस निकालेंगे तब आपको टैक्स भी होगा। तो अच्छा, ग्रोथ ऑप्शन न सिर्फ इक्विटी में अवेलेबल है बल्कि हर एक तरह के फंड में अवेलेबल है। आप डेट में किसी तरह का फंड ले लें, बैलेंस फंड ले लें, शॉर्ट टर्म फंड ले लें, लिक्विड फंड ले लें, हर एक फंड में आपको दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, ग्रोथ ऑप्शन, डिविडेंड ऑप्शन और तीसरा डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो जितना लंबा आपका नजरिया है पैसा लगाने का, और अगर आपको रेगुलर इनकम की जरूरत है नहीं, तो फिर आप डिविडेंड ऑप्शन में जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भावनगर से फेसबुक के जरिए अमित मकवाना ने सवाल पूछा है और ये पूछ रहे हैं कि अक्सर बॉन्ड मार्केट के लिए यील्ड और इंटरेस्ट टर्म सुनते रहते हैं लगातार, और दोनों में आखिर फर्क क्या होता है? बेहद इंटरेस्टिंग सवाल है और बॉन्ड मार्केट को समझना भी बेहद जरूरी है कई लोगों के लिए। सबसे पहली बात तो क्या है कि यील्ड क्या है? यील्ड वो चीज है कि आप कितना पैसा लगाकर कितना कमा रहे हैं। ठीक है, समझिए आपने कोई बॉन्ड खरीदा है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है और उस पर 8%, 10% आपको ब्याज मिल रहा है, राइट? यानी आपके लिए 10% का ब्याज की कमाई हो गई, यील्ड हो गई 10 रुपए, 10%। ठीक है, फर्ज करें इंटरेस्ट रेट्स कम होने लगे। जब भी इंटरेस्ट रेट घटते हैं तो बॉन्ड के दाम बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रेट कम हुई, बॉन्ड के दाम हो गए 110 रुपए। ठीक है, अब 110 रुपए पर आप ब्याज तो 10 ही रुपए कमा रहे हैं जी, तो होगा क्या? आपकी यील्ड घट जाएगी, यानी कि वो लगभग 9% के आसपास आ जाएगी। तो यील्ड ये है कि आपको जितना ब्याज मिल रहा है वो कितने अमाउंट पर मिल रहा है, उससे यील्ड कमाई जाती है। स्टॉक मार्केट में जनरली डिविडेंड यील्ड देखी जाती है और डिविडेंड यील्ड फेस वैल्यू पर नहीं देखी जाती। सपोज कोई कंपनी है जिसका भाव 330 रुपए चल रहा है, फर्ज करें या 300 रुपए चल रहा है, जैसा कि कोल इंडिया, उन्होंने अभी हाल ही में डिविडेंड दिया था 27 रुपए का। तो कोल इंडिया ने अगर 27 रुपए का डिविडेंड दिया, 300 रुपए का भाव है, तो डिविडेंड रिलाई 9%। तो आपके अमाउंट पर कितना पैसा आपको मिल रहा है डिविडेंड के तौर पर या इंटरेस्ट के तौर पर, उससे यील्ड निकाली जाती है। और जहां तक इंटरेस्ट टर्म का सवाल है, कितने समय के लिए इंटरेस्ट मिलेगा या उसकी कितनी मैच्योरिटी पीरियड है, उसे इंटरेस्ट टर्म कहते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा अमित मकवाना जी। और इसी के साथ अनिल जी आज के शो को यहीं समाप्त करना होगा, लेकिन पहला कदम के इस एपिसोड में इतना ही। लेकिन अगले हफ्ते हम फिर लौटेंगे जहां पर हम आपको निवेश और इंश्योरेंस से जुड़ी तमाम बारीकियों से रूबरू कराएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।